हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अभीज एकेडमी एलेवन ट्वेल्थ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th हिस्ट्री 50 मार्क्स सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर हमारा पार्ट 1 है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करेंगे। और पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, और हर एक पार्ट में हम क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले 2026 एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम क्वेश्चन आंसर दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि दोनों मीडियम वाले बच्चे आसानी से कॉपी में लिख सके और इसे याद कर सकें। तो देखिए, क्वेश्चन का लेंथ आंसर मिला करके बहुत लंबा है और छोटा भी है, तो आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको बस समझना है, पहले कॉपी पेन लेकर के सब इसे लिखिए। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट आर इंस्क्रिप्शन, स्टेट टू इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। हिंदी बात करें तो अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख के दो महत्व बताइए। Inscription are written engraved on a hard surface like the stone, metals, pillars, walls or the coins. Inscription जो अभिलेख होता है वह लिखा हुआ रहता है पत्थरों पे, उकेरा हुआ रहता है हार्ड सरफेस पे, जैसे कि स्टोन, मेटल्स, पिलर्स एंड वॉल्स वगैरह पे। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि हाँ, जैसे कि ब्रिक्स वगैरह बना हुआ रहता है, ईट बना हुआ रहता है, तो ईट पे जो अलग अलग कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, जो उकेरा हुआ रहता है, उसी को हम इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। मतलब क्या, खोद करके निकाला हो उससे, उसको इंस्क्रिप्शन राइटिंग बोलेंगे। दीज वेर रिटन इन ancient times to record important events, order, achievements of the rulers and religious ideas। और इनको पुराने समय में लिखा जाता था एंशियंट टाइम में, ताकि किसे रिकॉर्ड कर पाए, पुराने इवेंट को रिकॉर्ड कर पाए, ऑर्डर्स, जो राजा महाराजा कुछ ऑर्डर्स वगैरह देते थे उन्हें रिकॉर्ड कर पाए, अचीवमेंट्स ऑफ द रूलर, कोई राजा है किसी वॉर में जाकर के किसी दूसरे राजा को हराए, उनके अचीवमेंट्स वगैरह को लिखा जाता था। रिलीजियस आइडियाज, मतलब अलग अलग धर्म के आइडियाज वगैरह सब, विचार वगैरह, उसको भी लिखा जाता था। इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन, मतलब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा है कि स्टेट टू इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन का दो इंपॉर्टेंट ये है, सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, कि इंस्क्रिप्शन हमारे पास रहता है तो हम क्या कर पाते हैं, इतिहास के कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह को देख पाते हैं, मतलब एक इंफॉर्मेशन की तरह काम करता है। इंस्क्रिप्शन गिव्स डायरेक्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, वॉर, डोनेशंस एंड द पब्लिक वर्क। इंस्क्रिप्शन हमें डायरेक्टली पूरी तरह से सही सही इंफॉर्मेशन देता है उस समय का, जिस समय का इंस्क्रिप्शन है, उस समय के रूलर के बारे में, उसमें प्रशासन किस तरह से होता था, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वॉर्स, लड़ाई के बारे में, डोनेशन की राजा क्या डोनेशन वगैरह दिया है, पब्लिक वर्क्स, मतलब लोगों के लिए क्या काम किया जाता था। दूसरा जो इंपॉर्टेंस हमारा हो जाएगा इंस्क्रिप्शन का, कि नॉलेज ऑफ कल्चर एंड रिलीजन, उस समय के कल्चर रिलीजन को भी हमारा इंस्क्रिप्शन बताता था। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस बिलीफ, सोशल लाइफ, लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द पीरियड। वही है कि उस समय के रिलीजियस बिलीफ, मतलब कि धार्मिक मान्यताओं, सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन, लैंग्वेज, भाषा और कल्चर के बारे में बताता था। अभिलेख किसे कहते हैं, अभिलेख वे लेख होते हैं जो पत्थर, धातु, स्तंभ, दीवारों या सिक्कों पर खुदे हुए होते हैं, वही उकेरा हुआ। प्राचीन काल में इनका उपयोग महत्वपूर्ण घटनाओं, शासकों के आदेशों, उपलब्धियां तथा धार्मिक विचारों को दर्ज करने के लिए किया जाता था, जो कि बताएं आपको हम। अभिलेख के महत्व कई हैं, बट दो नीचे दिए गए हैं। ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत, अभिलेख शासकों, प्रशासन, युद्धों, दान और सार्वजनिक कार्यों के प्रत्यक्ष व क्या बोलते हैं, विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। संस्कृत और धर्म की जानकारी, इनके माध्यम से उन काल के धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक जीवन, भाषा और संस्कृत का ज्ञान मिलता है। तो आप लिख सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट। सुनिए कि ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में क्या अंतर है। इसका हिंदी हमारा ये है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है। तो वैसे तो बहुत सारा डिफरेंसेस है ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट में, लेकिन बेसिकली हम इसको 1 2 3 4 4 बेसिस पे डिवाइड करेंगे, फिर 4 बेसिस पे पढ़ेंगे। पहला हमारा ओरिजिन, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट डेवलप इन इंडिया, मतलब ब्राह्मी लिपि को हमारे भारत में डेवलप किया गया। खरोष्टी स्क्रिप्ट डेवलप अंडर फॉरेन अरामिक इन्फ्लुएंस, और खरोष्टी भी हमारे भारत में ही हुआ है, लेकिन बाहरी लोग, मतलब कि बाहरी शासक, फॉरेन इन्फ्लुएंस वगैरह उसके ऊपर, उस लिपि के ऊपर में रहा है। दूसरा हमारा डायरेक्शन ऑफ द राइटिंग, ब्राह्मी स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, ब्राह्मी को हमारा लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, लेकिन खरोष्टी को हमारा राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। एरिया ऑफ यूज, कि किस एरिया में, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, भारत के ज्यादातर क्षेत्र में ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। खरोष्टी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड मेनली इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और लेकिन खरोष्टी लिपि का
सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, मतलब कि ये वाला पोर्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब ये वाला पोर्शन नॉर्थ वेस्टर्न, सॉरी उल्टा बता दिया हम यहाँ पे, माफ कीजिएगा। मैं ये अगर अच्छे से हम बनाए मैप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मतलब ये वाला पोर्शन, हाँ इस वाले पोर्शन में खरोस्ती भाषा का ज्यादा यूज होता था, खरोस्ती स्क्रिप्ट का, ये नहीं है। लैंग्वेज रिटेंस, ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज यूज टू राइट प्राकृतिक एंड संस्कृत, मतलब कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट का प्राकृतिक और संस्कृत दोनों भाषा लिखते समय यूज किया जाता था। खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज मेनली यूज टू रिटन प्राकृत, लेकिन खरोस्ती भाषा से सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक भाषा ही लिखा जा सकता था। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा है कि ब्राह्मी और खरोस्ती लिपि में क्या अंतर है। उत्पत्ति, ब्राह्मी लिपि का विकास भारत में हुआ, खरोस्ती लिपि का विकास विदेशी आरामी प्रभाव के कारण हुआ, मतलब विदेशी शासकों के अंडर में हुआ। लेखक की लेखन की दिशा, ब्राह्मी लिपि को दाएं से बाएं लिखे जाती थी, खरोस्ती लिपि को बाएं से दाएं से बाएं लिखे जाती है। प्रयोग का क्षेत्र, ब्राह्मी लिपि की भारत के अधिकांश भागों में प्रचलित थी। खरोस्ती लिपि मुख्य रूप से उत्तर पश्चिमी भारत में प्रयोग होती थी। लिखी जाने वाली भाषाएं, ब्राह्मी लिपि में प्रकृति और संस्कृत भाषा लिखी जाती थी, लेकिन खरोस्ती में मुख्यतः ज्यादातर प्राकृतिक भाषा ही लिखी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता ही है, बट क्वेश्चन आपको देगा बस 2-4 लिखने के लिए जगह आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का, लेकिन हम यहाँ पे 10 दे दिए आपको, जो आसान लगे याद कर लीजिएगा। मेन 10 मेजर सेंटर्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता की 10 प्रमुख केंद्र के नाम लिखे। तो इसका आंसर ये है हमारा पहला हड़प्पन सेंटर, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो अलग अलग साइट्स था उसका 10 इंपॉर्टेंट नाम। पहला हड़प्पा जो कि अभी पंजाब पाकिस्तान वाले एरिया में, मोहनजोदड़ो सिंध पाकिस्तान वाले पोर्शन में, धोलावीरा अभी प्रेजेंट ये लोकेशन है उनका, धोलावीरा कच्छ, रन ऑफ कच्छ गुजरात इंडिया में है, लोथल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट गुजरात इंडिया, वही गुजरात इंडिया वाले पोर्शन में, मतलब कालीबंगा क्या बोलते हैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान इंडिया, राखीगढ़ी हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा इंडिया, बनावली फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट सॉरी हाँ फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा इंडिया, एंड चानुदारो सिंध पाकिस्तान, सुकरातो कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात इंडिया, आलमगीरपुर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश इंडिया। ये सभी 10 अलग अलग साइट्स हैं, उसमें से 5-4 का नाम पूछता तो आप याद करके लिख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के 10 प्रमुख केंद्रों का नाम लिखे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, चुनादारो, सुरकोटड़ा, आलमगीर, नगरपुर, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन टू मेन मीन्स ऑफ इरिगेशन ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड, हड़प्पा सभ्यता के समय में 2 इरिगेशन मतलब सिंचाई के व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। तो पहला हमारा है वेल्स है, दूसरा हमारा कैनाल्स है। तो वेल्स मतलब कुआं और कैनाल मतलब हमारा नहर। द हड़प्पन यूज न्यूमरस वेल्स टू सप्लाई द वाटर टू द डोमेस्टिक यूज एंड इरिगेशन, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में रहने वाले लोग बहुत ही अच्छे तरीके से डोमेस्टिक यूज के लिए प्लस इरिगेशन के लिए, डोमेस्टिक मतलब घरेलू इस्तेमाल के लिए और एग्रीकल्चर वगैरह में पानी पहुंचाने के लिए कुआं का यूज करता था, प्लस वेल्स के साथ साथ कैनाल्स का। वाटर फ्रॉम द रिवर डाइवर्टेड थ्रू द कैनाल्स टू इरिगेट एग्रीकल्चरल फील्ड, कि रिवर वाले एरिया से, या फिर बोल सकते हो आप, हाँ ठीक है, रिवर वाले पोर्शन से वाटर को डाइवर्ट किया जाता था, बांटा जाता था, या फिर डाइवर्ट बेसिकली ये, जैसे कि ये रिवर जा रही है, इधर से हम क्या करेंगे, इधर से कनाल बना लेंगे, तो जो रिवर का डायरेक्शन था थोड़ा सा डाइवर्ट करके हम पानी इसके ओर ले आए। तो यही है कि रिवर से थोड़ा पानी डाइवर्ट करके कनाल वगैरह में लाता था, जो कि इरिगेशन पर्पज से एग्रीकल्चरल फील्ड में डाला जाता था। हड़प्पा काल में सिंचाई के 2 साधन लिखे, कुआं और नहर, पढ़ सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, की हड़प्पा सभ्यता की 2 फीचर के बारे में बताइए। फीचर मतलब विशेषताओं के बारे में बताइए। तो बहुत सारा वैसे विशेषता है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में इनके क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी विशेषताएं, उनमें से 4-5 के बारे में लिखें। 5-5 नंबर का क्वेश्चन आता है, हम आपको कराएंगे, बट शॉर्ट क्वेश्चन में हमको 2 ही दिया है। तो देखते हैं यहाँ पे, वेल प्लान सिटीज, हड़प्पन सिविलाइजेशन में सिटीज बहुत वेल प्लान था, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, कि वहां पे ड्रेनेज का सिस्टम भी बहुत सुंदर था। तो वेल प्लान सिटीज का मतलब होगा हड़प्पन साइट्स वेर केयरफुली प्लान विद द स्ट्रीट्स रोड्स लेड आउट इन अ ग्रिड पैटर्न एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत सुंदर सा रोड वगैरह, स्ट्रेट रोड मतलब सीधा रोड वगैरह बनाया गया था, एंड रोड्स वगैरह और घर वगैरह सब ग्रिड पैटर्न पे था। ग्रिड पैटर्न मतलब ये होता है कि दोनों, मतलब कि ये हमारा रोड हो गया, मेन रोड हो गया हमारा मेन रोड, और ये हमारा क्या हो गया, ड्रेनेज। तो दोनों हमारा 90 डिग्री के एंगल पे क्रॉस करता है, कट करता है। इसी 90 डिग्री एंगल पे क्रॉस करने वाले पैटर्न को बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, हाउसेज हैड कवर ड्रेन कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन।
मतलब हाउसेस के पास खुद ड्रेन हुआ करता था, हर एक घर के पास खुद का ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि खुद का जो जल निकालने के लिए, पानी निकालने के लिए, निकासी के लिए जो रास्ता होता है उसे ड्रेनेज बोलते हैं हम लोग, वो था। उनके साथ साथ सभी ड्रेन ऊपर से कवर था, कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन, और कवर होने के साथ साथ मेन ड्रेनेज से जुड़ा हुआ था, शोइंग एट अ हाई लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन। और ये हमें दिखाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई आम सभ्यता नहीं था, बल्कि बहुत ही हाई लेवल के का नगर सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता की कोई दो विशेषताएं लिखे, देख सकते हैं। सुव्यवस्थित नगर योजना और उन्नत जल निकास प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कार्बन 14 मेथड? ये आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन 14 मेथड क्या है, मतलब कार्बन 14 विधि के बारे में बताइए। तो कार्बन 14 मेथड वही होता है जिससे हम कार्बन नीटिंग वगैरह करते हैं, हम लोग नहीं, जो आर्कोलॉजिस्ट वगैरह होते हैं पुराने चीजों के बारे में डेट्स निकालते कि कब बना था, कौन से लोग यूज करते थे, किस समय का, किस काल का, वगैरह वगैरह। द कार्बन 14 मेथड इज अ scientific technique used to determine the age of the ancient organic materials such as wood, bones, clothes and charcoal। कार्बन 14 मेथड एक साइंटिफिक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, एज मतलब कि उम्र पता करते हैं एंशियंट पौराणिक वस्तुओं का, जैसे कि वुड लकड़ी, बोन्स हड्डी, क्लॉथ कपड़ा, चारकोल वही कोयला वगैरह, इन सभी का एज के बारे में पता करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द डीके ऑफ द रेडियो एक्टिव कार्बन 14 प्रेजेंट इन वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये किसके ऊपर में बेस्ड होता है हमारा, ये रेडियो एक्टिव कार्बन 14 के एलिमेंट के बेसिस पे होता है। दिस हेल्प अस टू हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट टू नो द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द हिस्टोरिकल रिमेन्स। और इससे आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को किसी भी चीज के बारे में अप्रोक्सीमेट एज पता चल जाता है कि हाँ लगभग इतना समय पहले का ये चीज है, मतलब इतने समय पहले ये यूज होता था, मतलब इस्तेमाल किया जाता होगा। तो देख सकते हैं कार्बन 14 विधि एक वैज्ञानिक तकनीक है जिसका उपयोग प्राचीन जैविक वस्तुओं जैसे लकड़ी, हड्डियां, कपड़ा और कोयला आदि का आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह विधि रेडियो धर्मी कार्बन 14 के क्षय पर आधारित होती है जो कभी जीवित रहे पदार्थों में पाया जाता है। यह विधि इतिहासकारों और पुरातत्ववादियों के ऐतिहासिक अवशेषों की अनुमानित आयु क्या बोलते हैं निर्धारित करने में सहायक करती है। अभी बेसिकली टाइम आपको हो रहा है रात का 1 बज रहा है, ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है हमें पढ़ने में। खैर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर इज द लोथल सिचुएटेड? लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब लोथल कहाँ स्थित है, और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इन हिस्ट्री, और हिस्ट्री में, इतिहास में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो लोथल इज सिचुएटेड इन द अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात नियर द गल्फ ऑफ खंबत, मतलब गल्फ ऑफ खंबत के आसपास में सिचुएटेड है। इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इंपॉर्टेंस पोर्ट टाउन, मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में से इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में ये पोर्ट टाउन हुआ करता था, मतलब यहाँ से बहुत सारा सामान बाहर के सिविलाइजेशन में भी जाता था और बाहर के सिविलाइजेशन से बहुत सारा सामान इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आता था। लोथल वाज एन इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड प्ले अ मेजर रोल इन द मैरीटाइम ट्रेड। मैरीटाइम ट्रेड का मतलब ये होता है कि रिवर वगैरह को क्रॉस करके ट्रेड वगैरह करना विद मेसोपोटामिया एंड अदर रीजन्स। और उस समय में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी कुछ सिविलाइजेशन था जैसे मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो उन लोगों के साथ बहुत आसानी से ओशन के थ्रू ट्रेड किया जाता था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा इसी लोथल पोर्ट से। दूसरा हमारा इसमें इंपॉर्टेंस है डॉकयार्ड। इट हैड अ वेल प्लान डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब वही बंदरगाह, विच शोज द एडवांस नॉलेज ऑफ द शिप बिल्डिंग एंड ट्रेड ऑफ द हड़प्पन। और वहां पे शिप वगैरह भी बिल्डिंग होता था, ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कहाँ पे, लोथल वाले पोर्शन पे। तो लोथल कहाँ स्थित है, इतिहास में इनका क्या महत्व है, पढ़ सकते हैं इसे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वेयर द टाइप्स ऑफ द क्रेमेशंस ऑफ द डेड बॉडीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हड़प्पा सभ्यता में किस किस तरह के लोगों को मतलब किस किस तरह का दाह संस्कार होता था, दफनाया जाता था। इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉलो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बरियल प्रैक्टिसेस। बहुत अलग अलग तरह के दाह संस्कार अपनाते थे, जैसे बेसिकली क्या है 1 2 3 तीन तरह का, कंप्लीट बरियल, पार्शियल बरियल, पोर्ट बरियल। कंप्लीट बरियल मतलब ये होता है कि डेड बॉडीज was buried fully in a pit often along with the pottery and other object। मतलब कि डेड बॉडीज को पूरी तरह से दफना दिया जाता है और कुछ कुछ अलग अलग छोटे मोटे पोट्री वगैरह जो छोटा मोटा ऑब्जेक्ट वगैरह होता है उसके साथ। पार्शियल बरियल मतलब होता है ओनली सम पार्ट ऑफ द बॉडीज वेयर बरीड यूजुअली आफ्टर द बॉडी हैड डिकम्पोज्ड एल्सवेयर। वही है, इसमें क्या होता है कि बस थोड़ा सा आधा पोर्शन बॉडी का दफनाया जाता है और आधा पोर्शन डिके हो जाता है खुद ब खुद। तीसरा है हमारा पोर्ट बरियल। बोन्स ऑफ द बोन डेड वेयर प्लेस्ड इनसाइड द लार्ज पोर्ट्स एंड देन बरीड।
कि इसमें क्या होता है पोर्ट बरियल में, कि बहुत बड़े बड़े जो बोन्स वगैरह होते हैं बॉडी के डिकम्पोज होने के बाद, मतलब बॉडी पूरा डिकम्पोज हो जाएगा, उनके बाद जो बोन्स वगैरह बचेगा उसको पोर्ट वगैरह में पोर्ट वगैरह में डाल करके हम दफनाते हैं। तो इसको पढ़ सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों के दाह संस्कार के कितने प्रकार है? पूर्ण दफन, आंशिक दफन और घड़ा दफन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है राइट अ नोट ऑन द ग्रेट ग्रेनेडीज, कि जो महान अन्नाग्रह हमारा मिला था उस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। तो ग्रेट ग्रेनेडीज वाज इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंडेड एट हड़प्पा, मतलब कि हड़प्पा में जो सबसे बड़ा ग्रेट ग्रेनरी अनाज घर मिला था, उनके बारे में इंपॉर्टेंस जो होता है उसे लिखिए। इट वाज अ लार्ज बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, जो ग्रेट ग्रेनरीज था लार्ज बिल्डिंग था जो कि ब्रिक्स से बना हुआ था, डिवाइडेड इनटू सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, जो कि अलग अलग रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बटा हुआ था। द ग्रेनरीज वाज यूज्ड टू स्टोर सरप्लस ग्रेन, सरप्लस मतलब होता है एक्स्ट्रा या फिर ज्यादा, मतलब अत्यधिक ज्यादा, मतलब जरूरत से ज्यादा। तो इस ग्रेनरीज का यूज किया जाता था ताकि सरप्लस ग्रेन को, ज्यादा अनाज को हम क्या कर पाए, स्टोर कर पाए, विच वर कलेक्टेड एज अ टैक्स और द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुड हार्वेस्ट, जो कि गुड हार्वेस्ट के समय में और या फिर टैक्स के रूप में वहां के जो बड़े लोग हुआ करते थे उसे स्टोर करते थे, वह इस ग्रेनरीज में जाकर के स्टोर करता था अनाज को। इट हैड एयर डक्ट्स एंड रेज प्लेटफॉर्म टू कीप द ग्रेन ड्राई एंड सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर। इसके अंदर में एयर डक्ट वगैरह हुआ करता था, मतलब कि ऑक्सीजन का या फिर हवा वगैरह का आसानी से जा आ सकता था। एंड रेज प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म क्या था, थोड़ा ऊंचा था, मतलब कि जैसे कि आप बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म ये है, उसके ऊपर में क्या बनाया गया, ये ग्रेनरीज वगैरह का बनाया गया। आ समझ में? टू कीप ग्रेनरीज ड्राई एंड सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, ताकि मॉइस्चर वगैरह से क्या रहे, सेफ रहे। द ग्रेट ग्रेनरीज शोज द एडवांस प्लानिंग एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द हड़प्पन पीपल। ये ग्रेट ग्रेनरीज हमें बताता है एडवांस प्लानिंग की, कितना ज्यादा हड़प्पन सिविलाइजेशन एडवांस था। एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब समृद्धि, कि कितना ज्यादा एग्रीकल्चरल समृद्धि था। सीधी बात है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा उस समय में हुआ करता था, जिसकी वजह से सरप्लस उगता था अनाज, और वही सरप्लस अनाज को ग्रेनरीज वगैरह में जाकर के स्टोर करता था। तो मतलब एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी वहां बहुत ज्यादा था। एंड इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द हड़प्पन पीपल, और हड़प्पन पीपल कितना ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत रूल कर पाते थे, तो कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो हमें बताता है ग्रेट ग्रेनरीज। महान अन्नाग्रह पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम्स ऑफ द सिविलाइजेशन व्हिच इज कंटेम्परेरी टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन सेम नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के ही कंटेम्परेरी में, समकालीन में कौन कौन सी सिविलाइजेशन पूरा वर्ल्ड वाइड चलती थी? तो 3 था, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन को लगा करके 4। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो इंडिया में था, यहाँ डेट भी दिया गया है 2600, मतलब कि 2600 से लेकर के 1900 साल तक पूरा चलता है, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। आपको हम ये बेसिकली पढ़ा चुके हैं पॉलिटिकल साइंस का, आई थिंक पॉलिटिकल साइंस के वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ा चुके। यही था कि जैसे कि ये हमारा जीरो है, इधर मतलब जीरो को कंसिडर किया जाता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, और इधर जो है क्या बोलते हैं सीए कॉमन एरा कंसिडर किया जाता है, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो भी डेट रहता है उसमें हम लोग बीसीई लगाते हैं, बिफोर कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, जिसे पता है आप पांचों टर्म, इसमें 5 टर्म हुआ करता था, कि 5 टर्म में से कुछ टर्म्स बिफोर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले के लिए यूज होगा, कुछ टर्म्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के लिए यूज होगा। तो आप उसे अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद हमारा मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि 3500 से 2000 साल ईसा पूर्व में चलता था, हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्पररी। इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो कि 3000 से 2000, फिर चाइनीज सिविलाइजेशन सांग रिवर के आसपास में, जो कि 1600 से 1046 बीसीई तक चल रहा था। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 11 है, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सकवेशन। एक्सकवेशन हिंदी इसका होगा उत्खनन। उत्खनन से क्या समझते हैं? Excavation is the scientific process of digging and removing the layer of the soil to discover ancient remains such as building tools, poetry, coins and bones. सिंपल बात है, excavation मतलब उत्खनन वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, मिट्टी को खोदते हैं और धरती का लेयर को, मतलब धरती के सॉइल वाले, मिट्टी वाले लेयर को हटाते हैं, ताकि अलग अलग चीज जैसे बिल्डिंग्स को, टूल्स को, पोएट्री को, कोन्स वगैरह को, कॉइन्स वगैरह को, बोन्स वगैरह को, मतलब पुराने समय में एंशिएंट समय में यूज किया जाने वाला बिल्डिंग टूल्स, पोएट्री, कॉइन्स और बोन्स वगैरह को क्या कर पाए, हम डिस्कवर पाए, खोज पाए। इट हेल्प्स हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट टू स्टडी पास्ट सिविलाइजेशन एंड अंडरस्टैंड देयर आर्ट, लाइफ एंड कल्चर। और यही प्रोसेस मतलब एग्जीबिशन क्या करता है, हमारे इतिहासकारों को
और आर्कियोलॉजिस्ट को, पुरातत्ववादियों को और इतिहासकारों को मदद करता है कि पास्ट सिविलाइजेशन में, मतलब पुराने सिविलाइजेशन में, सभ्यताओं में किस किस तरह का क्या हुआ करता था, उसे पता करने में मदद करता है, उस समय के लोगों के बारे में पता करने में मदद करता है। बेसिकली यही है कि एग्जीबिशन होगा, धरती के अंदर से फॉर एग्जांपल क्या निकलेगा, एक छोटा सा घड़ा निकलेगा। तो आज के समय में जो हिस्टोरियन एजम्पशन लगाएंगे कि यह घड़ा किस मटेरियल से बना होगा, कार्बन डेटिंग होगा, वही कार्बन 14 वाले प्रोसेस है, कार्बन डेटिंग होगा, किस समय का था, टाइम पीरियड पता चलेगा, फिर इसमें क्या क्या स्टोर किया जाता था, तो पुराने सिविलाइजेशन और किस सिविलाइजेशन का था, तो पुराने सिविलाइजेशन वगैरह के बारे में एक्सकवेशन प्रोसेस हमें पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू मीन नो अबाउट द हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन सील के बारे में आप क्या जानते हैं। हड़प्पन स्क्रिप्ट वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे हम लोगों का हिंदी और इंग्लिश है, उसी तरह से हड़प्पन स्क्रिप्ट हड़प्पा के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग यूज करते थे। इट हैज बीन फाउंड ऑन अ सील, पॉटरी, टेबलेट्स एंड कॉपर प्लेट्स। और हड़प्पा का स्क्रिप्ट जो लिखावट है किस किस चीज में मिला है, पोएट्री पे। पोएट्री का बेसिकली हिंदी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, पोएट्री मतलब मिट्टी का बर्तन वगैरह बोलिए, टेबलेट्स वगैरह, जो हड़प्पन सील वगैरह हुआ करता था, रेक्टेंगुलर सील, कॉपर प्लेट वगैरह पे मिलता था, और अभी भी है, लेकिन उसको डिसेफर नहीं किया गया। द स्क्रिप्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ द सिंबल एंड पिक्टोग्राफ, और बेसिकली स्क्रिप्ट में सिंबल लिखा गया था, क्या लिखा गया था, सिंबल। एंड मोस्ट स्क्रिप्ट वेयर वेरी शॉर्ट, और बहुत सारे स्क्रिप्ट क्या थे, बहुत ज्यादा शॉर्ट थे। हड़प्पन स्क्रिप्ट इज स्टिल अनडिसाइफर, अनडिसाइफर मतलब होता है जिसे अभी भी पढ़ा नहीं गया हो, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट था उसे अभी भी हमारे पास है लिखा हुआ, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, मतलब अनडिसाइफर है। मीनिंग स्कॉलर्स हैव नॉट इट बीन एबल टू फुल रीड और अंडरस्टैंड इट, अभी भी स्कॉलर वगैरह उसे आसानी से पढ़ नहीं पाए और समझ नहीं पाए। इट वॉज जनरली रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और जनरली हड़प्पा सभ्यता का लिखावट कहाँ से किधर लिखा जाता था, राइट टू लेफ्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का लिखावट किस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, मतलब हिंदी में दाएं से बाएं। तो इन सम केसेस इट अपेयर टू बी रिटन इन द क्या बोलते हैं, बोस्टोफोन स्टाइल। बोस्टोफोन स्टाइल बेसिकली मतलब क्या होता है कि एक शैली होता है लिखने का, उस स्टाइल में लिखा जाता था। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, डिस्क्राइब द ग्रेट बाथ ऑफ द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो सबसे बड़ा ग्रेट बाथ मिला था उनके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। द ग्रेट बाथ वाज द वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्ट्रक्चर ऑफ द मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का सबसे रिमार्केबल, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारा ग्रेट बाथ था। इट वाज अ लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। यह लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जो कि ब्रिक्स से, ईटा से बना हुआ था। मेजरिंग अबाउट 12 मीटर, और 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, और 2.4 मीटर डीप, मतलब कि गड्ढा था। द ब्रिक्स वेयर मेड वाटर टाइट बाय द यूजिंग जिप्सम मोर्टार, मतलब जो ब्रिक्स वगैरह था उसका, जैसे कि देखिए बेसिकली ये है, ये बोला जा रहा है आपको, इस तरह का होगा ग्रेट बाथ, और ये हमारा डीप है, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है, और इसके अंदर में जो ब्रिक्स का यूज किया गया चारों तरफ से, उनको बहुत अच्छे से मोटार किया गया जिप्सम से। अब क्या बोलते हैं, वाटर टाइट किया गया है जिप्सम और मोर्टार से। अब वाटर टाइट करने का मतलब ये है कि प्लास्टिक जो आजकल हम लोगों के घर में होता है, मतलब वही डॉक्टर फिक्सिट वाला, कि मतलब पानी वगैरह नहीं आएगा, वही वाला बात यहाँ पे है। मोर्टार और जिप्सम से उसको वाटर टाइट किया गया था, कि मतलब उससे पानी लीकेज ना हो। स्टेप्स ऑन बोथ द साइड लीड डाउन टू द टैंक्स एंड देयर वेयर रूम्स एंड कॉरिडोर्स अराउंड इट। और स्टेप्स मतलब कि दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से चढ़ने वाला सीढ़ी था, इसके अंदर में आने वाला सीढ़ी था, और इसके साइड साइड में बहुत सारा रूम्स वगैरह बनाया गया था, ताकि जो कपड़ा वगैरह चेंज करने का होता है वो कर पाए। स्टेप्स ऑन द बोथ साइड वर लेड डाउन टू द टैंक्स एंड देयर वेयर रूम्स एंड कॉरिडोर्स अराउंड इट। वाटर वाज सप्लाई थ्रू द वेल्स, और इसमें पानी किसी इवेंट में आसपास में वेल, कुआं वगैरह हुआ करता था, वेल, उससे डाला जाता था। एंड एन इफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम वाज प्रोवाइडेड टू द एम्प्टी टू द टैंक, और जो फेस्टिवल वगैरह या फिर कोई रिचुअल वगैरह परफॉर्म होने के बाद वापस इससे पानी को आसानी से निकाल लिया जाता था। आगे की सप्लाई थ्रू द एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम वाज प्रोवाइडेड टू द एम्प्टी टैंक। द ग्रेट बाथ वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर द रिलीजियस रिचुअल एंड सेरेमनीज बाथिंग। ऐसा हिस्टोरियन एजम्पशन लगाते हैं कि ग्रेट बाथ का यूज किया जाता होगा रिलीजियस रिचुअल के लिए, मतलब कि जो धार्मिक पूजा पाठ के लिए, और सेरेमनीज बाथिंग के लिए, मतलब कुछ कुछ स्पेशल इवेंट वगैरह, ओकेजन वगैरह है तो उसमें जाकर के नहा लीजिए, जैसे हम लोगों के यहाँ होता है गंगा स्नान वगैरह।
showing the importance of purity and cleanliness in the Harappan civilization society। और ये ग्रेट बात मोहनजोदड़ो का बताता है कि किस तरह का प्योर सिविलाइजेशन था हमारा और कितना साफ सुथरा रहता था। तो आप इसका हिंदी में भी आंसर देख सकते हैं। वही है, महान स्नानगरम मोहनजोदड़ो की सबसे प्रमुख और अद्भुत संरचनाओं में से एक था। यह ईंटों से बना एक बड़ा आयतकार मतलब रेक्टेंगुलर कुंड था, जिसकी लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.4 मीटर थी। कुंड की दीवार को जिप्सम मसाले से जलरोधक मतलब पानी ना निकले, मतलब बिना लीकेज वाला बनाया गया था। कुंड में उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ी बनाई गई थी और इनके चारों ओर कमरे तथा गलियारे थे, जिसमें पानी की आपूर्ति कुआओं के माध्यम से की जाती थी। मतलब कि पानी की पूर्ति आसपास की कुआओं से पूरी की जाती थी तथा पानी निकालने के लिए उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी। माना जाता है कि इस स्नानगृह का उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों और औपचारिक स्नान के लिए किया जाता था, जो हड़प्पा समाज में पवित्रता और स्वच्छता के महत्व को दर्शाता है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आर्कोलॉजी? आर्कोलॉजी का हिंदी होता है पुरातत्व से आप क्या समझते हैं? आर्कोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द हिस्ट्री दैट स्टडी अबाउट ह्यूमन पास्ट थ्रू द मटेरियल remains such as tools, buildings, pottery, coins and inscriptions, bones and found through the excavation। बेसिकली क्या है आर्कोलॉजी? पुरातत्व एक हिस्ट्री का ब्रांच है जिसमें हम इंसानों के पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। किससे? थ्रू मटेरियल रिमेन्स, मतलब कि पुराने समय में यूज किया जाने वाला मटेरियल वगैरह, जैसे कि टूल्स, बिल्डिंग्स, पोएट्री, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, बोन्स, जो कि हमारा एग्जीबिशन मतलब कि खोदने के बाद धरती के लेयर को, मिट्टी के लेयर को हटाने के बाद जो हमें मिलता है, उन सभी को पढ़ते हैं। तो हमें पास्ट के ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है, उसी को हम आर्कोलॉजी बोलते हैं। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कल्चर, लाइफस्टाइल एंड डेवलपमेंट ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन। और आर्कोलॉजी से हमें समझ में आता है कि पुराने समय का कल्चर किस तरह का था, लाइफस्टाइल किस तरह का था, डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन किस तरह का था। पुरातत्व इतिहास की वह शाखा है जो उत्खनन के माध्यम से प्राप्त भौतिकी अवशेषों जैसे औजार, भवन, मिट्टी, बर्तन, सिक्के, अभिलेख और हड्डियां के अध्ययन द्वारा मानव अतीतों को समझाती है और इससे हमें प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृति, जीवन शैली और विकास के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिटरेरी सोर्स इन द राइटिंग हिस्ट्री? कि इसका हिंदी होगा कि इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का क्या महत्व है? साहित्यिक स्रोतों का मतलब होगा लिटरेरी सोर्सेस, जो बुक्स वगैरह लिखा जाता है, पोएम वगैरह, स्टोरी वगैरह लिखा जाता है। वही पूछा जा रहा है कि हिस्ट्री को लिखने में जो लिटरेरी सोर्सेज होता है, बुक, टेक्स्ट वगैरह, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो लिटरेरी सोर्स इंक्लूड लाइक टेक्स्ट, वेदास, पुराना, एपिक्स, रिलीजियस बुक्स, क्रॉनिकल्स एंड ट्रैवलर्स एटसेट्रा। देयर इंपॉर्टेंस इन हिस्ट्री राइटिंग एज फॉलोज, मतलब नीचे दिए गए कुछ इंपॉर्टेंस इनका, जैसे इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री, उस समय के पॉलिटिकल इतिहास के बारे में पता चलता, राजनीतिक इतिहास के बारे में। लिटरेरी सोर्स प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग डायनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन, वार एंड इंपॉर्टेंट इवेंट। कि जो लिटरेरी सोर्स होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि गुप्ता टाइम पीरियड का, तो गुप्ता टाइम पीरियड का अगर कोई बुक्स लिखा होगा, कोई पोएम्स लिखा होगा, कोई स्टोरी लिखा होगा, उस समय के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में भी, राजनीतिक डेवलपमेंट मतलब राजनीतिक विकास के बारे में भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोगों को उस पोएम और उस स्टोरी में बताया गया होगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि जो लिटरेरी सोर्स होता है वो हमें पास्ट की पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में बताता है, राजनीतिक इतिहास के बारे में बताता है। लिटरेरी सोर्स प्रोवाइड डिटेल अबाउट द किंग्स के बारे में, डायनेस्टीज के बारे में बताएगा, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन किस तरह से होता था, वॉर्स, लड़ाई यानी इंपॉर्टेंट इवेंट, कुछ खास इवेंट वगैरह के बारे में बताता है। दूसरा, कल्चर ऑफ द सोसाइटी एंड नॉलेज ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर, उस समय के समाज और उस समय के पूजा पाठ, धर्म, कर्म कांड के बारे में बताता है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सोशल लाइफ, कस्टम्स, ट्रेडिशन, रिलीजियस बिलीफ, लैंग्वेज एंड एजुकेशन ऑफ द डिफरेंट पीरियड, कि उस समय में किस तरह का सामाजिक लाइफ था, कस्टम किस तरह का था, ट्रेडिशन, रिलीजन, बिलीफ, मान्यता किस तरह का था, भाषा किस तरह का बोला जाता था, और एजुकेशन किस तरह का था, ये सब हमें बताता था या फिर बताता है। तो वही है, इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों का महत्व क्या है, तो आप पढ़ सकते हैं इसका आंसर। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जो कि हमारा यही हिस्ट्री का सब्जेक्टिव पोर्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का रहेगा, पार्ट 2, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया है। बहुत रात हो गया है, अभी टाइम आपको हो रहा है 1:26 रात का, तो मे बी अगर किसी वर्ड में ऊपर नीचे हो गया तो माफ कीजिएगा।
अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इस वीडियो लेक्चर के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।